गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। स्वागत है आपका विजन क्लासेस में। विजन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आज हम जो नेक्स्ट पार्ट लेके आए अपना, कल हमने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो लॉ की एक एप्लीकेशन पढ़ चुके थे जिसमें हमने एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसकी सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन उसकी है determination of the relationship between determination of the relationship between molar mass and vapor density, molar mass and vapor density। तो आज हम मेनली एक रिलेशनशिप देखेंगे। वैसे रिलेशनशिप क्या होता है ये देखो, ये होता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 इंटू मोलर मास इंटू मोलर मास। ये दिखाई नहीं दे रहा आपको, सर नीचे ले देते हैं, मोलर मास। ठीक है। अब अगर हम ये फॉर्मूला लिखना आपको, अगर मोलिकुलर मोलर मास अगर पूछे आपसे तो आप क्या लिखोगे? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी एक्चुअली है क्या? अगर मैं डिफाइन करूँ, वेपर डेंसिटी क्या है? एक रेशियो है। रेशियो ऑफ किसका रेशियो है? मास ऑफ VmL ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ VmL ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम वेपर डेंसिटी बोलते हैं कि रेशियो बिटवीन द मास ऑफ सर्टेन, मतलब कोई भी हम गैस लेते हैं उसका कोई सर्टेन मास लेंगे, वी मतलब वॉल्यूम हमने लिया है VmL, जैसे 10 ml ले लिया या 30 ml ले लिया, किसी गैस का ले लिया, और उसी सेम मान लो ये 10 लिया है ना, उसी सेम वॉल्यूम का हाइड्रोजन लेना है आपको। मान लो ये कोई गैस N2 है कोई भी आपके पास, वो आपने 10 ml ली है, तो उसी सेम मास की हाइड्रोजन लेनी है आपको, वो भी 10 ml लेनी है। ठीक है। और ये सब कंडीशन किस पे होंगी? सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। सिमिलर कंडीशन ये नहीं कि भाई ये अलग कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर पे, ये अलग पे, दोनों सिमिलर कंडीशन पे होने चाहिए आपके पास। मतलब जब ये रेशियो अगर आप लेते हो तो क्या होना चाहिए आपका? सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, और दूसरा कौन सा? प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम वेपर डेंसिटी। दूसरा, जब आप देख रहे हो जैसे इसमें फॉर्मूले में 1/2 आ रहा है ना, जैसे मैंने यहाँ पे मास ऑफ VmL ऑफ हाइड्रोजन लूँगा, तो ध्यान रखेंगे अगर मान लो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख दूँ, मास ऑफ N मोलिकुल ऑफ गैस, मास ऑफ N मोलिकुल ऑफ गैस, और नीचे लिखूँ मास ऑफ N मोलिकुल ऑफ हाइड्रोजन। और एक मोलिकुल हाइड्रोजन का जो होता है, जैसे मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, हाइड्रोजन ये ऐसे है ना 2, तो एक मोलिकुल हाइड्रोजन में कितने एटम है? 2 एटम है ना। कितने एटम है? 2 एटम। कल भी हमने एक ऐसी बातें डिस्कस की थी, जैसे अगर लिखा हो हाफ O2 तो उसको समझेंगे एक ऑक्सीजन एटम, और अगर O2 लिखा हुआ है इसका मतलब उसमें 2 ऑक्सीजन एटम है। तो इसी तरह ये H2 लिखा हुआ है, इस H2 का मतलब है इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, इसलिए इसमें फॉर्मूले हमारे पास कितना आ गया है? 1/2 आया है। ठीक है, क्योंकि एक मोलिकुल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास थी इसकी सेकंड एप्लीकेशन। और इस टाइप के कोई क्वेश्चन आ जाता है, मान लो कोई क्वेश्चन दे दे आपसे, कोई इक्वेशन दे रहा है कि ए से बी, और आपसे दे दिया भी वेपर डेंसिटी आपकी है मान लो 30। कितनी है? 30 है। कि भाई कोई ए गैस है वो कन्वर्ट हो रही बी के अंदर, तो मेरे को बताओ उसका मोलिकुलर मास कितना होगा गैस का, ए गैस का मोलिकुलर मास कितना होगा। तो अभी मैंने फॉर्मूला करवाया था, जो आपके पास मोलर मास है वो क्या था? 2 इंटू में वी डी, 2 इंटू में वी डी। तो क्या करेंगे, इस 30 को
BD का मान कितना मेरे पास 30, तो कितना आ गया 60 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया मोलर मास। तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे और इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। इस फॉर्मूले का हम यूज आगे इम्पेरिकल और मोलिकुलर फार्मूला करवाएंगे ना, वहाँ पे भी यूज होगा ये। अच्छा, अब हमारे पास आज जो नेक्स्ट टर्म हम करेंगे वो हमारे पास है एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेज। एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेज। अब देखें, एटॉमिक मोलिकुलर मासेज के लिए सबसे पहले हम बात करें एटॉमिक मास की। सबसे पहले हम एटॉमिक मास की बात करेंगे। तो एटॉमिक मास के लिए हमने क्या किया, जैसे मान लो हम एक नॉर्मल सी बात बताते हैं। अगर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करूँ मैं, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम, इसका मास कितना है 1.672 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, इतना हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। और अगर हम नॉर्मली ग्राम के बारे में बात करें तो ग्राम के कंपैरिजन, जैसे 1 kg के अंदर कितने होते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो इसके कंपैरिजन ये वाली यूनिट तो बहुत स्मॉल है, क्योंकि इसके में देखो मल्टीप्लाई कितना 10⁻⁻24। तो इसको लिखेंगे तो ये तो बिल्कुल ना जीरो के बराबर आएगी। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये तो बहुत ही वेरी स्मॉल है कंपैरिजन इस बिग यूनिट के। ठीक है, तो इसलिए हमने सोचा भाई इन चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे लिखें इनको। तो हमने एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट। हमने लिख दिया AMU, या इसको UMB के नाम से जानते हैं, AMU या UM। अब इनका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, या इस UM का मतलब होता है यूनिफाइड मास, जिसको हम U से लिखते हैं। यूनिफाइड मास जिसको हम किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो हमारी प्रिडिक्टेबल बनी तो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन था, हाइड्रोजन था। तो हमने सोचा भाई इसी को कंसिडर कर लेते हैं और इसी से कंपैरिजन कर लेंगे सभी का। तो सबसे पहले तो हमने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान लिया कि भाई इसी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर बाद में प्रॉब्लम ये आई हमारे पास कि हमारे पास जैसे हम ऑक्सीजन के बारे में बात आई, तो ऑक्सीजन अगर इसका देखें तो यहाँ पे कितना है, ये एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर मास नंबर होता है। ये तो बाद में आएगा, आगे बातें हमारे पास है। जैसे 1H1 होगा, ये अभी बाद में हम सीखेंगे। ये हमारे पास क्या होता है, मास, एटॉमिक मास होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है। अब देखो ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन में कितना 8O16 होता है। तो इसका मतलब ये 16 है, तो ये इससे क्या हो गया भाई, ये तो 1 होता है हाइड्रोजन में, तो बट यहाँ पे कितना 16, इसका मतलब 16 टाइम हैवियर हो गए। तो इससे तो फिर ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अब बोले कि भाई अब हम कंसिडर करते हैं ऑक्सीजन को। बोले भाई ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड मानते हैं और उसके कंपैरिजन इसको एडजस्ट करते हैं सभी के रिलेटिव। तो उसको हमने ऐसे लिखा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। वो क्या लिख दिया हमने कि भाई हमारे पास आ गया मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन में 1/16 मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान देखें, इधर से ध्यान दें। ठीक है, तो हमने ये लिया। अब देखो ये ले लिया हमने। अब यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन के आइसोटोप्स थे हमारे पास, जैसे O17 और O18 भी। तो फिर यहाँ से फिर कन्फ्यूज़न हो गया कि भाई स्टैंडर्ड किसको माने। तो फिर हमने लास्ट में क्या किया, लास्ट में हमने जो कार्बन था, उस कार्बन जो 12 है इसको स्टैंडर्ड माना कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास को कंपैरिजन करने के लिए हमें इसका यूज करेंगे। तो कार्बन को स्टैंडर्ड मान लिया, तो वो लिखा है भाई हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट
तो ये लिखा जाएगा मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन में 112 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 या वन एटम ऑफ कार्बन लिख दिया, वन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन से क्यों स्टैंडर्ड किया गया, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री के जो स्टैंडर्ड वर्ल्ड है वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर जो केमिस्ट थे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, जिसको हम नाम से जानते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, उन्होंने यहाँ से इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। और वो क्यों किया, क्योंकि कार्बन 12 आइसोटोप हमारे पास मिलता है 98.92%, 98.92%, मतलब इसकी अबडेंस मिलने की इतनी है। और वैसे तो आइसोटोप्स तो इसके भी हैं, जैसे कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 13, बट इनका जो अबडेंस है वो वेरी स्मॉल है, वो ना के बर कम है, इनका सबसे ज़्यादा ये है। इसलिए कार्बन जो 12 है उसको स्टैंडर्ड मान लिया गया। कार्बन 12 जो एटम है उसको स्टैंडर्ड मान लिया गया भी उसका एग्जैक्ट, अगर हम उसका मास भी फाइंड आउट करेंगे तो एग्जैक्ट हमारे पास वो 12 के बराबर आएगा, 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर, 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्यों हो रही थी भाई, स्टार्टिंग में हाइड्रोजन को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हाइड्रोजन का वैसे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम था वो हमने लिखा 1.67 10⁻24, बट अगर मैं उसको एटॉमिक मास यूनिट में करता हूँ ना तो वो वैल्यू आती है, जैसे आप यूज़ भी करते हो उसको 1.008 हाइड्रोजन के लिए ये होती है। बट कार्बन के लिए हमने इसको कंपेरिजन किया तो ये पता लगा कि भाई इसका जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसका मास जो है वो एग्जैक्टली बराबर होता है किसके, 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। इसलिए हमने इसको कंसिडर कर लिया और स्टैंडर्ड मान लिया कार्बन को। तो ये तो सभी थोड़ी इसकी जनरल नॉलेज के बारे में बातें थी। और इसी में हमारे पास एक छोटी सी बात आती है, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास ये ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन तो ये हो रही थी ना कि भाई ऑक्सीजन के भी सभी के कुछ ना कुछ किसी के न किसी का आइसोटोप्स तो होते हैं। और आइसोटोप बेटा वो होते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा कि जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको आइसोटोप बोलते हैं। अब आइसोटोप तो ऑक्सीजन के भी हैं, क्लोरीन के भी हैं, ठीक है, कार्बन के भी हैं। तो बोले भाई एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को याद रखेंगे सभी, ए इंटू में एम प्लस बी इंटू में एन, नीचे क्या आ जाएगा एम जमा एन, एम जमा में एन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला आपके पास, इसकी सहायता से आप आसानी से एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हो। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे मान लो देख लो आपके पास, हम जैसे दो एलिमेंट क्लोरीन के लेते हैं, एक क्लोरीन का 35 है और एक क्लोरीन कितना है 37 है। और ध्यान रखेंगे जब भी एवरेज एटॉमिक मास निकाल लें हम तो ऊपर वाले जो टर्म है ना वो लेते हैं, जैसे एटॉमिक मास ये वाला, ठीक है। अब देखो अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आपके पास। और दूसरा ये बताया गया था कि ये जो हमने आइसोटोप लिया है जो किस रेशियो के अंदर है, 3:1 रेशियो के अंदर है। 3:1 का मतलब ये ऐसे भाई, अगर ये मान लो सीधी सी बात है, ये 3 ml है तो ये 1 ml होगा, ठीक है। तो ये 3:1 ये भी आपसे गिवन दिया उसने कि भाई ये इसका 3% है तो इसका 1% है। आप इस फॉर्मूले में यूज़ करो, देखो कैसे करते हैं। तो ए हमारे पास कितना है 35 इंटू में ए का कितना परसेंट ये है, मतलब रिलेटिव रेशियो कितना है 3 है, तो 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, प्लस में बी का मान कितना है 37 और एन का मान कितना है 1। नीचे क्या है आपके पास एम जमा एन, एम कौन, एम की वैल्यू कितनी है 3, एन की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 जमा 1। इसको आप सोल्व करोगे तो 35 तो ये कितना होगा 105 और 37 और बट अपॉन में कितना आ गया 4। जब इसको आप सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये हो गया 142 अपॉन 4, तो ये कितना आ गया 35.5 यू, 35.5 यू। तो ये आ गया इसके अंदर इसका
एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तभी तो अब लिखते हो क्लोरीन का 35.5। तो ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूला का मेन फॉर्मूला ये है इसके अंदर। तो एक ही जगह पे तो आप यूज़ करते हो जो उनके आपसे देगा ना भी क्लोरीन का इतना है इसका इतना है, और रेशियो की जगह पे की वैल्यू एम और एन है आपके पास, ये पुट करेंगे तो आसानी से आपके पास एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है। अब ये छोटी टर्म है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम बेटा, ये बिल्कुल आसान है। अगर मान लो देखो इसी चीज़ को मैं ऐसे लिखूँ कि भी एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक नाइट्रोजन कितना होता है, क्योंकि नाइट्रोजन देखो ऐसे होता है 7Na14, 7Na14, तो एटॉमिक मास नाइट्रोजन कितना है भाई 14। तो अब एटॉमिक मास में लिखते हो तो इसके पीछे यू लगा दिया करो। और अगर इसी टर्म को आपसे वो लिखवाए ऐसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो कुछ नहीं करना आपको 14 इंटू में जी लिख देना है। 14 इंटू क्या लिख देना है जी, ग्राम में जी लगा देना बस। ठीक है। और एटॉमिक मास लिखवाए तो उसमें यू लगा देना आपको। ठीक है। अच्छा, उसी के बाद हमारे पास जैसे इसी में एक हमारे पास टर्म होती है ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास, ये बात समझ में आ गई ना भाई, ग्राम एटॉमिक मास में यू लगाते हैं और ग्राम एटॉमिक मास में जी लगा देते हैं। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम आपके पास हो ग्राम मोलिकुलर मास, तो ग्राम मोलिकुलर मास में क्या होगा, जो भी हमारे पास अगर हम बोलें जैसे ग्राम मोलिकुलर मास में क्या बोलेंगे द क्वांटिटी ऑफ ए सबस्टांस, द क्वांटिटी ऑफ ए सबस्टांस हुज mass in gram is numerically equal to its relative मोलिकुलर मास। ठीक है। कि भी जो भी क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस हो जो उसका मास इन ग्राम है वो न्यूमेरिकल किसकी इक्वल होगी, रिलेटिव मोलिकुलर मास के बराबर होगी। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कैसे हम मोलिकुलर मास को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे इतनी चीज़ें सीखने का हमारा मेन मकसद यही था कि कैसे आप किसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये समझ में आ गया, ग्राम मोलिकुलर मास था क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम में है, वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा, रिलेटिव मोलिकुलर मास के बराबर होगा। अब देखो क्या इन चीज़ों का कैसे कहाँ यूज करते हैं। देखो एक बात ध्यान रखेंगे, देखो ऐसे लिखते हैं जैसे कुछ जैसे मान लो मैंने लिखा नाइट्रोजन 7N14, तो ये ऊपर वाला क्या होता है, ये आपके पास ये तो होता है एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है आपके पास एटॉमिक मास या मास, ये एटॉमिक मास है ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है। अब यहाँ पे इस टाइप की काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। देखो अब आपको थोड़ा 10th में सीख चुके थे आप, जैसे CH4 है हमारे पास जनरली। ठीक है। अब यहाँ से आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई इसका मोलिकुलर मास बताओ आप, टू फाइंड इट्स मोलिकुलर मास, टू फाइंड इट्स मोलिकुलर मास, तो इसका मोलिकुलर मास बताओ। तो इसके अंदर मोलिकुलर मास कैसे बताएंगे, देखो बेटा जैसे कार्बन C12 होता है ना 6C12, और हाइड्रोजन कितना होता है 1H1 होता है। अब यहाँ पे कार्बन कितना मेरे पास एक है, तो ये कितना लिख दिया 12 प्लस में, जैसे एक एलिमेंट का ले लिए तो फिर प्लस का निशान लगाएंगे। हाइड्रोजन का एक होता है तो कितने हैं टोटल 4, तो 12 × 4, 12 में 4, तो कितना आ गया आपके पास 16 आ गया। कितना आ गया आपके पास है 16 आ गया। तो 16 के पीछे क्या लिख देंगे 16U, कितना लिख देंगे 16U लिख दिया। मान लो आपसे निकलवाए CO2 का मोलिकुलर मास, किसका निकलवाए CO2 का बेटा, तो CO2 कैसे निकलेगा, देखो एक कार्बन का कितना 12 प्लस में। अब ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं, ऑक्सीजन ऐसे होता है ना 8O16, तो एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 16 को भाई ऑक्सीजन कितने हैं 2 है ना, तो 16×2 = 32, 16×2 = 32, तो कितना आ गया 44U। तो ये होगा इसका रिलेटिव मोलिकुलर मास हो गया आपके पास। ठीक है।
तो इसी तरह आप किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हो, सिर्फ आपको उसका मास पता होना। जैसे मान लो H2 ही आ गया, तो H2 कैसे करेंगे, एक हाइड्रोजन का 2 होता है, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन कितना होगा 2, एक ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो कितना आ गया 18U, 18U आ गया आपके पास। तो ऐसे हम मोलिकुलर मास को फाइंड आउट करते हैं। एक और करके देखते हैं, जैसे मान लो आपके पास ही है HNO3, HNO3 का मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है, तो एक हाइड्रोजन का एक ही हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन कितना होगा 14 प्लस में, ऑक्सीजन का देखो अभी बताया था 8O16, तो 16 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 16 कितने करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 16 को 3 से करोगे तो टोटल कितना आ गई 63U, 63U। तो ये होगा आपके पास मोलिकुलर मास ऑफ HNO3। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करके देखना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का करके देखेंगे। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का आपको पता ही है, और ऑक्सीजन का आपको पता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग विजन क्लासेस।